गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं पद्य किसे कहते हैं। वह रचना जो छंद ताल लय से युक्त होती है वह पद्य कहलाती है। अर्थात जिस रचना में छंद होता है, ताल होती है और लय होता है, उसमें तुकबंदी भी होती है जिसे हम गा सकते हैं, वो क्या कहलाती है? वो पद्य कहलाती है। काव्य किसे कहते हैं? काव्य वह पद्य है, यानी काव्य जो है ये इसी पद्य का रूप है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करता है। काव्य से जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो जो काव्य होता है वो आपको बता दूं कि भाव प्रधान होता है, वो हृदय को टच करता है, हृदय को स्पर्श करता है। जबकि जो गद्य है वो विचार प्रधान होता है, वो मस्तिष्क को स्पर्श करता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि काव्य वह पद्य है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करता है। गद्य जहाँ विचार प्रधान होता है, काव्य वहीं भाव प्रधान होता है। काव्य के प्रकार देख लेते हैं। काव्य के दो प्रकार होते हैं, स्वरूप के आधार पर और दूसरा है शैली के आधार पर। अब देखते हैं कि स्वरूप के आधार पर काव्य के कितने प्रकार हैं। स्वरूप के आधार पर काव्य के दो प्रकार हैं, एक है दृश्य काव्य और एक है श्रव्य काव्य। दृश्य का मतलब वो जिसे हम देख सकते हैं और श्रव्य काव्य वो जिसे हम सुन सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि भाग कितने हैं। श्रव्य काव्य के भी दो भाग हुए, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य वो जिनका अपने आगे पीछे के छंदों से कोई संबंध नहीं होता, तारतम्यता नहीं होती है, वो मुक्त होते हैं, अपने आप में वो संपूर्ण होते हैं, पूर्ण होते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कबीरदास के दोहे, रहीम के दोहे, मीराबाई के दोहे, ये सब क्या है? वो आपस में कहीं एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, वो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। और जो प्रबंध काव्य है उसका पूर्वापर से संबंध होता है, आगे के पीछे के, आगे या पीछे के जो दोहे होते हैं, जो पद होते हैं, वो उससे संबंधित होता है। अब इस प्रबंध काव्य के भी दो भाग होते हैं, एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। महाकाव्य का रूप विशाल होता है, ये बड़ा होता है, और खंड काव्य जो होता है वो किसी के जीवन का एक छोटा सा अंश लेकर उस पे लिखा जाता है। अब शैली के आधार पर देख लेते हैं कितने प्रकार के काव्य होते हैं। शैली के आधार पर पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य, ये तीन प्रकार के काव्य होते हैं। आइए इस जो प्रकार हैं इनको हम विस्तार से समझ लेते हैं। जो स्वरूप के आधार पर जो दो भाग हैं, उसका पहला भाग जो दृश्य काव्य है उसकी परिभाषा देख लेते हैं, किसे कहते हैं समझ लेते हैं। कि वह काव्य जिस काव्य का आनंद पात्रों के अभिनय को देखकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? दृश्य काव्य। जैसे रामलीला, जब रामलीला होती है तो हम उसमें रामचरितमानस या रामायण का जो पाठ होता है उसको हम दृश्य रूप में देखते हैं, इसीलिए यह उसको हम दृश्य काव्य कह सकते हैं। तो या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हिंदी फिल्मों के जो गाने होते हैं वो हम सुनते भी हैं और उसे देख भी सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो ऐसी चीज़ों को दृश्य काव्य कहा जाता है। दूसरा है श्रव्य काव्य। यह वह काव्य है जिसे पढ़ा या सुना जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे जब लोगों के घर में भागवत होती है, रामायण होती है, अखंड, तो क्या होता है वहाँ पर हम उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत वे काव्य आते हैं जिसे पढ़ा या सुना जाता है, उदाहरण के लिए भागवत कथा या रामचरितमानस का पाठ। अब इस श्रव्य काव्य के हमने आपको बताया कि दो भाग हैं, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। तो मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा काव्य जो पूर्वापर संबंध से मुक्त होता है, यानी उसको अपने आगे और पीछे के जो दोहे या चौपाई या जो पद होते हैं उससे कोई खास संबंध नहीं होता है, वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, उनकी जो अर्थ की अभिव्यक्ति होती है वो अपने आप में पूर्ण होती है। और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इसे फुटकर रूप में लिखा जाता है, जो अपने आप में पूर्ण होते हैं और फुटकर होते हैं, जैसे कबीर के दोहे और रहीम के दोहे। दूसरा प्रकार देख लेते हैं, प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य क्या है? यह पदबद्ध तथा कथात्मक काव्य होता है, ये पद्य में बधा होता है और कथा होती है इसमें पूरी, जैसे रामचरित मानस। इसको और विस्तार से समझने के लिए इसके भाग देख लेते हैं। इसके दो भाग हैं, महाकाव्य और खंड काव्य।
जो बड़े आकार का कथात्मक काव्य होता है, जिसमें लोकप्रिय नाटक के संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण के लिए आप समझिए रामायण और महाभारत, ये एक बहुत लोकप्रिय नायक हैं राम, और जो महाभारत के पात्र हैं कौरव कौरव और पांडव, उनके संपूर्ण जीवन की झांकी इसमें प्रस्तुत की गई है। तो वो काव्य जो आकार में बड़े होते हैं और जिसमें एक बहुप्रचलित जो नायक होता है उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कथा होती है, उसको हम लोग महाकाव्य के अंतर्गत रख लेते हैं। इसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग, सर्ग यानी जिसको भाग या खंड कह सकते हैं या कांड कह सकते हैं, आते हैं। महाकाव्य में ये शर्त होती है कि 8 या 8 से ज़्यादा ही सर्ग होनी चाहिए। अगर उससे कम होंगे तो फिर वो महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आएगा। एक और विशेषता है महाकाव्य की कि इसमें मुख्य कथा के साथ साथ लघु कथाएं भी चलती हैं। जब हम लोग रामायण देखते हैं, अभी तो लॉकडाउन की वजह से टीवी पर रामायण और महाभारत आ भी रहे हैं, तो आपको याद होगा कि रामायण में अहिल्या का जो चरित्र था, जब अहिल्या का चरित्र दर्शाया गया तो उसकी जो छोटी सी कथा है उसमें हम लोगों को देखने को मिली सबरी की कथा, कि किस तरह से वो रामचंद्र जी के आने से बहुत साल पहले से रोज वो रास्ते में फूल बिछाती थी और बेर चक चक के उनके लिए रखती थी कि कभी तो राम आएंगे और मैं उन्हें खिलाऊंगी। सुग्रीव की कथा है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कथाएं हैं जो कि उस महाकाव्य के अंतर्गत ही हैं, उसको और विस्तार से समझाने के लिए। तो ये महाकाव्य की अगली विशेषता है कि इसमें जो है वो मुख्य कथा के साथ साथ लघु कथाएं भी होती हैं। अब देखते हैं खंड काव्य। इसमें 7 सर्ग या उससे कम सर्ग होते हैं और इसमें कोई लघु कथा नहीं होती है। इसमें किसी नायक के जीवन का एक छोटा भाग, बहुत छोटा सा अंश निकालकर उस पे रचना की जाती है। तो आज के लिए इतना आप लोग याद करेंगे, समझेंगे, और हम लोग जो शैली के आधार पर जो 3 प्रकार हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य, इसको भी समझ लेते हैं कि पद्य काव्य क्या होते हैं। ये वे काव्य हैं जो छंद के रूप में होते हैं। जैसे साधारणतः हम लोग जो पढ़ते हैं, कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई, ये सब जो काव्य हैं वो पद्य काव्य की श्रेणी में आते हैं। और गद्य काव्य क्या है, जो गद्य होते हुए भी काव्य है, ये वे काव्य हैं जो कहानी के रूप में होते हैं, जिसे हम कहानी के रूप में पढ़ते हैं। और तीसरा प्रकार है चंपू काव्य। ये ऐसा होता है जिसमें कुछ भाग गद्य का होता है और कुछ भाग पद्य का होता है, दोनों का मिश्रण होता है इसमें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोग इस पूरे नोट्स को मैं इमेज भेज दूंगी, कॉपी में नोट कर लेना। और अगली कक्षा में हम लोग हिंदी काव्य साहित्य का काल विभाजन पढ़ेंगे कि ये जो काव्य है वो कहाँ से शुरू हुआ और अभी तक इसकी क्या स्थिति है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।